Hello everyone, welcome to my channel Disciples Learning, and we are going to start with the vacuole, and this is the second last topic of this chapter. इसके बाद हमें सेल डिवीजन कवर करना है. अभी हम वैक्यूल से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द वैक्यूल. जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था एक लार्ज वैक्यूल था प्लांट सेल में. तो वो सेल वैक्यूल कैसा था? मान लो ये प्लांट सेल है और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल था, सेंटर में है ये, ठीक है. तो ये एनिमल सेल में था. प्लांट सेल में भी वैक्यूल होते हैं, कुछ प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, जैसे कि छोटे होते हैं वो. बट जैसे कि मान लो एनिमल सेल है, ये वाली प्लांट सेल और ये वाली एनिमल सेल है, तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं और छोटे होते हैं. इसकी तरह एनिमल सेल की तरह एक लार्ज वैक्यूल नहीं होता है. तो वैक्यूल जो होता है वो क्या करता है, इसका ये तो हो गया कि वहाँ कहाँ प्लांट सेल में कैसे होता है, एनिमल सेल में कैसे होता है, ये भी अलग अलग भी हम लिख लेंगे. जो वैक्यूल है वो क्या काम करता है? वो काम करता है स्टोरेज का काम करता है. तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लांट वैक्यूल क्या कर रहा है? स्टोर लिक्विड एंड सॉलिड्स. लिक्विड एंड सॉलिड, जो भी सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंसेस है उनको ये स्टोर कर रहा है. और क्या काम करता है ये? एनिमल सेल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये तो हमने देख ही लिया. देख लेते हैं. प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है. बट प्लांट सेल में क्या होता है? ये बड़ा होता है, लार्ज होता है. तो साइज ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल इज बिगर. ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है? बिगर वैक्यूल होता है. किसमें? प्लांट सेल में. अब अपने प्लांट और एनिमल की हम बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि एनिमल और प्लांट में किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा है, किसमें कैसा होता है. तो एनिमल सेल में कैसा रहता है ये? एनिमल सेल का वैक्यूल कैसा रहता है? एनिमल सेल में वैक्यूल क्या काम कर रहा है? तो यूनिसेलुलर में मिलेगा ज्यादातर आपको. ये कहाँ मिलता है? प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, क्या काम कर रहा है? वेस्ट को आउट ऑफ द सेल करने का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है बेसिकली. तो हम इसमें लिखेंगे एक्सपेल वेस्ट एंड वाटर. वाटर को भी, वेस्ट को भी, वाटर को भी एक्सपेल करने का काम कर रहा है आउट ऑफ द सेल. तो ये सेल से इसको बाहर निकाल रहा है वेस्ट को. जैसे अमीबा में होता है ना, एक सिंगल सेल होता है, तो वही सारे सेल जो एक सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन कर रही है. एग्जिशन भी कर रही है, एक्सक्रीशन भी कर रही है, डाइजेशन भी कर रही है. तो उसमें क्या, ये जो वेस्ट इनको निकालने का काम कर रहा है, इनको निकालने का काम कौन कर रहा है? अमीबा में ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो काम कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद होता है इसमें क्या होते हैं? एनिमल सेल में एक बड़ा वैक्यूल नहीं होता है, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स. इट कंटेन्स several small vacuoles. इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और ये क्या काम कर रहे हैं? स्कैटर्ड होते हैं पूरे में. ठीक है. तो स्मॉल वैक्यूल थ्रू आउट द सेल स्कैटर्ड है. अब आ जाते हैं प्लांट सेल पे. प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है, क्या काम कर रहा है, कहाँ पर हेल्प कर रहा है, ये सब हम देखेंगे. तो प्लांट सेल का वैक्यूल कैसा होता है? प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, स्टोर कर रहा है मटेरियल को. जैसे यहाँ पे लिखा था ना, स्टोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये तो हमने कॉमन लिखा था यहाँ पे. इसमें हम एनिमल सेल में हमने अलग से किया, प्लांट सेल का अलग से लिखेंगे. तो प्लांट सेल में बेसिकली वो प्लांट सेल में ही स्टोरेज का काम कर रहा है. तो इसमें हम लिखेंगे स्टोर मटेरियल. जो भी एक्टिविटीज के लिए चाहिए ना, वो वाला मटेरियल वो स्टोर कर रहा है. तो स्टोर ऑल द मटेरियल, स्टोर
all the material that is required, that is required for the plant to live, for the plant to stay alive. उसको जिंदा रहने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इस वैक्यूल में स्टोर हो रहा है। ये और क्या काम करता है, टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है। टर्जिडिटी प्लांट सेल में मेंटेन कर रहा है क्या, टर्जिडिटी मेंटेन, टर्जिडिटी क्या होती है, उसकी सोलिडनेस, उसको वो मेंटेन करके रखता है, श्रिंक नहीं होने देता, उसकी एक्टिविटीज को खराब नहीं होने देता। तो उसमें क्या हो रहा है, वो टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है। टर्जिडिटी मेंटेन ऑफ द प्लांट सेल, लिख भी सकते हो आगे। प्लांट सेल में जनरली क्या होता है, वो लार्ज वैक्यूल होता है, यहाँ पे लिखा ना, इसमें हमने क्या लिखा, कंटेन सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स बट इट कंटेन्स लार्ज सिंगल वैक्यूल इन द सेंटर। तो प्लांट सेल का वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल होता है जनरली कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर, सेंटर में होता है इसका, ठीक है। वो तो जैसे स्कैटर्ड होते हैं बट ये स्कैटर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इतने ही पॉइंट है इसमें। तो बेसिकली हमने ये क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन था। ये इसका प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है और एनिमल सेल में कैसा होता है, प्लांट सेल में कैसा होता है, वो भी हमने देखा। कहाँ पर क्या काम कर रहा है वो भी हमने देखा। जैसे कि इसमें ये यूनिसेल्युलर में वेस्ट और वाटर को आउट करने का काम कर रहा है, एक्सपेल करने का काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल है, इसमें एक वैक्यूल है, इसमें इसकी हेल्प कर रहा है, स्टे अलाइवली, उसको जिंदा रहने में हेल्प कर रहा है। ये टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है प्लांट में। तो ये हो गया इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं वैक्यूल्स, टाइप्स, इसके 3 टाइप्स के वैक्यूल्स हैं जिनको हम डिटेल में भी करेंगे। पहला होता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड लास्ट वन इज फूड वैक्यूल। 3 टाइप्स के वैक्यूल्स हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। इन तीनों को हमें थोड़ा डिटेलिंग में स्टडी करना है, डिस्कस करेंगे इनको। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। दीज आर द टाइप्स ऑफ द वैक्यूल। हम लोग इसको डिफरेंस की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पार्टीशन किया हुआ है। तो सैप वैक्यूल में क्या होता है, इस सैप वैक्यूल में एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसका नाम होता है वैस्कुलर सैप। उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सैप बोलते हैं। इस वैस्कुलर सैप में क्या क्या होता है, ये कंटेन करता है अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन एंड वेस्ट मटेरियल। इस वैस्कुलर सैप में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि साइटोप्लाज्म है, एक सेल होती है, एक सेल के अंदर देखो ये जैसे सेल है, इसके अंदर वैस्कुलर सैप है, मतलब वैक्यूल है ये। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक तो सेमी परमिएबल होती है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो जो सैप वैक्यूल है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। कहाँ कहाँ पर मिलता है ये, यंग सेल्स में मिलता है और एनिमल सेल्स में मिलता है सैप वैक्यूल। प्लांट सेल में जब मैच्योर हो जाती है तो वे कंबाइन होकर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेता है। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा, इसमें जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया, हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये प्लांट्स में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। तो ये क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, उसमें कंबाइन हो जाते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग्स के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, लिक्विड्स हो या सॉलिड्स हो, कोई भी आयंस, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, व्हाटएवर इट इज, वो क्या होगा, वो एक्सचेंज करने का काम कौन करा रहा है, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल के थ्रू ही वो एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कहाँ पर मिलता है, प्रोटोप्लाज्म में। ये प्रोटोप्लाज्म में मिलता है, एल्गल सेल्स में मिलता है जो फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है।
इसकी जो मेम्ब्रेन होती है हाईली एक्सटेंसिबल होती है और कोलैप्स इजीली हो जाती है। फंक्शन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? टू मेंटेन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन वाटर कंटेंट। इसमें वाटर कंटेंट मेंटेन कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है। वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जब हमने हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था तो क्या हो रहा था, कहीं पर जो सेल्स थी वो श्रिंक हो रही थी, कहीं पर वो स्लो हो रही थी सॉल्यूशंस की वजह से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो उसको मेंटेन करके रखता है, ना तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा ना ही कम होगा कि सेल श्रिंक हो जाए, तो वो मेंटेन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहाँ पर मिलता है? प्रोटोजोआ सेल्स में मिलता है, प्रोटोजोन्स में मिलता है, कुछ लोअर एनिमल्स में मिलता है जो इतने ज़्यादा हमारी तरह के उनके पास सारे ऑर्गन्स है, सब कुछ है, वो नहीं होता लोअर एनिमल्स में। सिंपल जैसे अमीबा हो गया, कोई और एनिमल हो गया जिसमें जो हमारी तरह पूरा फुली एडवांस नहीं है बट तो उसमें मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मिलता है जैसे कि अमीबा में, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अमीबा में मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है? अब अमीबा से ही लगा लो, फंक्शन क्या हो सकता है? डाइजेशन का, ठीक है, वो फूड को डाइजेशन का काम कर रहा है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वहीं पर तो डाइजेशन होगा, तो उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो उसकी वजह से उसमें क्या कर पा रहा है? वो डाइजेशन कर पा रहा है। ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाता है? अब साइटोप्लाज्म में, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट हुआ, साइटोप्लाज्म में गया। जैसे कि हमारा फूड, हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ तो कहाँ जाता है? डाइजेस्ट होके हमारे पेट में थोड़ी, स्टमक में थोड़ी ना पड़ा हुआ है, तो वो डाइजेस्ट होके कुछ हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है। तो वो इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, तभी तो हमें एनर्जी मिल रही है हमारे ब्लड के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वो कहाँ पे? हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। तो इसी तरीके से इसका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे जा रहा है? साइटोप्लाज्म में जा रहा है। क्योंकि जैसे आप अगर अमीबा से एक एग्जाम्पल अमीबा से ही लगा के चलते हो, ये अमीबा है तो इसका मान लो ये फूड वैक्यूल है, इसमें खाना आया, डाइजेस्ट हुआ, अब ये इसका साइटोप्लाज्म है तो ये साइटोप्लाज्म में आ गया डाइजेस्ट होके, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो वर्क कर पाएगा। क्योंकि फूड वैक्यूल में रहेगा तो फायदा नहीं है, उसको पूरी बॉडी को भी तो चाहिए और उसकी तो पूरी बॉडी एक सिंगल सेल है, तो वो कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल से डाइजेस्ट होने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमें? देखो, हमने सेल के बारे में पढ़ा, सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी, प्रोसेसेस पढ़े, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है सेल बाय द विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कोई प्रोटीन्स बना रही है तो वो भी क्या हो रहा है? सेल में हो रहा है, किसके थ्रू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है? गोल्जी एपरेटस के थ्रू। तो वो सेल में ही जो सब कुछ है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। तो अब ये जो सेल है, हम बोलते हैं कि सेल की लाइफ कितनी होती है? सेल की लाइफ होती है 120 डेज। तो अगर सेल की लाइफ 120 डेज है तो उसके बाद तो वो मर जाएगी, न्यू सेल्स कहाँ से आएंगी? तो न्यू सेल्स कहाँ से आ रही हैं? वो सेल डिवीजन से आ रही है। जब सेल डिवाइड हो रही है तो उससे न्यू सेल बन रही है ना? और पुरानी वाली क्या होती है? पुराने वाली नहीं रहती। सेल डिवाइड हुई, न्यू बनी, सेल डिवाइड हुई, फिर न्यू बनी। तो इस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बन रही है। तो बेसिकली सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस, सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे न्यू सेल के प्रोसेस बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सेल डिवीजन। एग्जिस्टिंग वन बाय डिवाइडिंग, डिवाइड होने से बन रही है, बाय डिवाइडिंग इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हो क्यों रहा है? देखो, कुछ सेल्स खराब हो गई, इंजर्ड हो गई, किसी में कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उनके वजह से सेल
पुराने वाली तो सेल खराब हो गई, अब हमें चाहिए न्यू सेल। उसके लिए क्या हो रहा है, न्यू सेल डिवीजन से वो न्यू सेल बना लेता है, जो पुराना खराब पार्ट होता है वो एज अ वेस्ट, सेल में लाइसोसोम्स होता है, तो जो खराब हो गया उसको वो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा। तो सेल डिवीजन हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो हमें ये भी पता है सेल खराब होगी, कोई इंजरी हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें, जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमें न्यू सेल्स चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही रहे। तो उसके लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन में भी ना टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है। टाइप्स कौन कौन से हो गए, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप के क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा है, देखो डायग्राम से ही हमें समझ में आ रहा है, माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल बन रही है। ये हो गई हमारी ये वाली हो गई है पेरेंट सेल, और ये हो गई है डॉटर सेल। तो जो डॉटर सेल है माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स है, बट मियोसिस में क्या है, 4 डॉटर सेल्स है। ये हो गई पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल। तो इसमें क्या रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 और इसमें 1 2, ओनली 2। तो माइटोसिस में 2 सेल्स डिवाइड होकर सिर्फ 2 रिजल्ट आया, 2 सेल्स डॉटर सेल्स आई। मियोसिस में 4। तो इनकी अब हमें क्या, हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड हो रही है ग्रोथ के लिए, उसमें क्या हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं माइटोसिस। और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 सेल्स आ रही है। जब डिवीजन हुआ, माइटोसिस जब होगा तो सिर्फ 2 सेल्स बनेगी, बट जब मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेगी। और इसकी डेफिनेशन जाएगी, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस of cell division in which 2 consecutive divisions happen and produces 4 new cells। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सेल डिवीजन और ये सेकेंड टाइम हो गया सेल डिवीजन। तो इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल डिवीजन हो रहे हैं, पहले 1 से 2 एंड 2 से 4। मतलब ये यहीं पर रुकेगा नहीं, या फिर डायरेक्टली 4 नहीं होगा। ये क्या होगा, पहले 1 से 2 सेल्स, फिर 2 से 4 सेल्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल डिवीजन हो रहे हैं, उसमें 4 न्यू सेल्स आ रही हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं मियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहेगा। बट मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं 46, टोटल होते हैं 46, पेयर होता है 23 का। तो पेयर क्या होता है, इसमें होता है पेयर होता है ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी में 46 टोटल एंड 23 का पेयर होता है। तो अगर माइटोसिस हो रहा है तो क्या होगा, 46 रिमेन 46, नो चेंजेस, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए हो रहा है। मियोसिस में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इसमें बेसिकली जो गैमेट्स बन रहे हैं वो होते हैं ये सेल, जो गैमेट्स बनेंगे वहां पर वो डिवीजन होके गैमेट्स बन रहे हैं, क्योंकि गैमेट्स में वो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 46 का हाफ हो जाएगा, 23 रह जाएगा। या अब पेयर में नहीं रहेंगे 23, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, 23 वन पेरेंट से, 23 अदर पेरेंट से, वो जब फर्टिलाइज होता है तब वो 46 होते हैं। तो इसीलिए मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हो जाता है हाफ। अब इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने समझा ही दिया, बस मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्या है, why the chromosome number reduce
ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पर डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन यही है कि जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है, तो गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहेंगे, क्योंकि अगर वहां पर 46 हो जाएंगे तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वो 23, अगर 23 नहीं रहेंगे और 46 होंगे, सेम रहेंगे, तो 46 + 46 तो डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो ह्यूमन बॉडी में ऐसे तो बढ़ते जाएंगे ना कि नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वही रहेंगे, चाहे हमें हमारे किड्स हों या हमारे पेरेंट्स हों या उनके भी पेरेंट्स हों, अगर 46 क्रोमोसोम नंबर है तो वो 46 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 46 से 70 82 हो गया या 92 हो गया, इस तरह से डबल डबल नहीं होते जाएंगे या हाफ नहीं रह जाएंगे। तो क्या होगा, उसमें हाफ हो जाता है, इसमें हाफ नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन में फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो डबल होते हैं। तो यहाँ पर ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ ग्रोथ के लिए डिवीजन हो रहा है, इसलिए वो सेम रहते हैं। वहां पे सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा, वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी हो रहा है। तो वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। आज की क्लास यहीं पर ओवर होगी, ये वाला पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी सभी वीडियोस का लिंक, जितनी भी 9th क्लास की वीडियोस है इससे पहले चैप्टर की है, मैं सब इस वाले पार्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much, and please like, share and subscribe. Press the bell icon also. Thank you.